मैं कथाकार काजी फैसल हूँ। मैं सकाल नाम के उस अजीब युवक के बारे में एक नई कहानी सुना रहा हूँ जिसकी दुनिया तर्क और वास्तविकता के दायरे से ठीक परे है। बारिश में भीगी परछाई। बारिश होते ही मेरा मन अच्छा हो जाता है। ढाका की सड़कों पर तब लोगों की भागदौड़, गाड़ियों का जाम और रिक्शे की टुंग-टांग की आवाज़ सब मिलकर एक अद्भुत सामंजस्य पैदा करती हैं। मैं उस सामंजस्य का एक खामोश श्रोता हूँ। मेरा नाम सकाल है। आज भी मैं टीएससी मोड़ पर एक चाय की दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा बारिश देख रहा था। मेरे काले कुर्ते का निचला हिस्सा पूरी तरह भीग चुका है। पैरों में वही पुरानी चप्पलें जो भीगने के बाद और ज़्यादा फिसलनी हो गई हैं। महापुरुष बनने की साधना में बारिश से प्यार करना ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। बारिश सारी धूल धो देती है। काश इंसानों के मन की धूल भी इसी तरह धोई जा सकती। पिताजी कहते थे, ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कुछ लोग अपना किरदार भूलकर दूसरों का किरदार निभाना चाहते हैं, तभी गड़बड़ होती है। मैं कोई किरदार नहीं निभाता, मैं दर्शक हूं। रंगमंच के एक कोने में बैठकर सबका अभिनय देखता हूं। फोन बजा। ये यंत्र मेरी साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन कभी कभी यही मुझे कोई नया नाटक देखने का मौका दे देता है। अनजाना नंबर था। रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जानी पहचानी लेकिन बहुत दिनों से ना सुनी ही आवाज आई। सकाल, मैं राशिद, पहचान रहा है क्या? राशिद यूनिवर्सिटी का दोस्त था, क्लास का फर्स्ट बॉय था। अब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी नौकरी करता है। गाड़ी बंगला सब हो गया है। हमारी दुनियाएं बहुत पहले ही अलग हो चुकी हैं। पहचान लिया राशिद, कैसा है? मेरे गले में कोई उत्साह नहीं था। ठीक नहीं हूं दोस्त, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तू कहाँ है? मुझसे तुझसे अभी मिलना है। उसकी आवाज़ में दुनिया भर की चिंता थी। मैं टीएससी में हूँ, मैं आ रहा हूँ, वहीं रहना। लाइन कट गई। मैंने गहरी सांस ली। राशिद जैसे सफल सधे हुए इंसान की जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आ सकता है कि उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए? वो जो मुझे देखकर हमेशा दया की नज़रों से देखता था, कहता था, जिंदगी इस तरह बर्बाद मत कर सकाल। आज उसी की आवाज़ में बेबसी का सुर था। इंसान की जिंदगी बड़ी विचित्र है। आधे घंटे के भीतर ही राशिद की चमचमाती काली गाड़ी टीएससी मोड़ पर आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरकर लगभग दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसने महंगी शर्ट पैंट पहन रखी थी, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान और डर की छाप थी। चल गाड़ी में बैठ, उसने लगभग हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठा। मैंने कहा, यहीं बता, गाड़ी के अंदर मेरा दम घुटता है। राशिद हिचकिचाते हुए मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। बारिश की बौछार से बचने के लिए हम छज्जे के और अंदर आ गए। क्या हुआ है? मैंने शांत भाव से पूछा। राशिद कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तृणा को लेकर समस्या है। तृणा? राशिद की पत्नी। यूनिवर्सिटी में ही दोनों का प्रेम था। बहुत हंसमुख, जिंदा दिल लड़की थी। मैंने उसे दूर से देखा है। तृणा को क्या हुआ है? वो अजीब अजीब चीजें देख रही है। राशिद ने माथे पर हाथ रखकर कहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सकाल, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या देख रही है? शिहाब को, अपने मृत भाई को। मैंने राशिद की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। शिहाब, तृणा का छोटा भाई, कोई 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मर गया था। ये खबर मैंने सुनी थी। कहाँ देख रही है? हमारे घर में, बेडरूम में, बैल्कनी में। अचानक ही वो बोल उठती है, वो देखो वहां शिहाब बैठा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तृणा ऐसे बात करती है जैसे शिहाब सच में वहां हो। उससे बातें भी करती है। डॉक्टर को दिखाया? सबसे अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है, दवाइयां चल रही हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये एक तरह का हैलुसिनेशन है, गहरे सदमे से पैदा हुआ है, लेकिन कोई सुधार नहीं है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तृणा ने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया है। मैं चुपचाप सुनता रहा। एक तर्कवादी इंसान जो जिंदगी में सब कुछ प्लान करके चलता है, उसकी पत्नी एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां तर्क का कोई स्थान नहीं है। यह राशिद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तू तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है, तेरा इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। अगर एक बार हमारे घर आता, सिर्फ तृणा से थोड़ी बात करता। राशिद की आवाज़ में मिन्नत थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। ये वही राशिद था जिसने एक दिन मुझसे कहा था, तेरा ये महापुरुष बनने का ढोंग छोड़, हकीकत बहुत कठोर होती है। आज वही कठोर हकीकत उसे मेरे पास खींच लाई थी। मैं कोई पीर फकीर नहीं हूं राशिद।
जानता हूं मैं तुझे कोई चमत्कार करने को नहीं कह रहा, सिर्फ एक बार आ जा, मेरे पास और कुछ करने को बचा नहीं है। मैं बारिश की ओर देखता रहा। बारिश की बूंदें डामर की सड़क पर गिरकर गायब हो रही थी। क्या इंसानों की यादें भी ऐसी ही होती हैं? कुछ यादें शायद मिट जाती हैं और कुछ अटक जाती हैं, किसी परछाई की तरह। चलो, मैंने कहा। राशिद का गुलशन वाला फ्लैट ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, एकदम परफेक्ट, सलीके से सजा हुआ। दीवारों के रंग से लेकर सोफे के कुशन तक हर चीज में सुरुचि और योजना की छाप थी। लेकिन इस निखुब बुंदता के बीच भी एक दबी हुई बेचैनी, एक ठंडी खामोशी तैर रही थी। लग रहा था इस घर की हवा में दुख जमा हो गया है। तृणा बालकनी में एक बेंत की कुर्सी पर बैठी थी। बाहर अब भी झिरझिर बारिश हो रही थी। वो एकटक बाहर देख रही थी। ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे या राशिद को देखा है। उस लड़की के चेहरे पर पहले जैसी ताजगी नहीं थी, आंखें जैसे अंदर धंस गई हों। राशिद ने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, वो देख, वो घंटों ऐसे ही बैठी रहती है। मैं आगे बढ़कर तृणा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक बार तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा बाहर देखने लगी। बारिश सुंदर है ना? तृणा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी चुपचाप बैठा रहा। महापुरुषों को धैर्य रखना आना चाहिए। मैं लगभग 10 मिनट तक बिना कुछ कहे सिर्फ बारिश को गिरते देखता रहा। राशिद कमरे के अंदर बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। ये उसकी बेचैनी तृणा की शांत दुनिया से बहुत बेमेल लग रही थी। अचानक तृणा बहुत शांत, धीमी आवाज में बोली, शिहाब को भी बारिश बहुत पसंद थी। ये पहली बार था जब उसने बात की। मैंने उसकी ओर देखा। सच में? बचपन में हम दोनों मिलकर बारिश में भीगते थे। माँ बहुत डांटती थी। एक दिन शिहाब स्कूल से लौटते समय बहुत तेज बारिश होने लगी। हम दोनों के पास एक ही छाता था। उसने पूरा छाता मुझे पकड़ा दिया और खुद पूरी तरह भीग गया था। कहते कहते उसके होंठों के कोने पर एक उदास मुस्कान खिली थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। तृणा ने फिर कहा, उसे किटकैट बहुत पसंद थी। जेब में हमेशा एक किटकैट रहती थी। उस दिन भी थी। भीगी हुई जेब से निकालकर मुझे दी थी। उसकी आंखें छलक आईं। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही बालकनी के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो वहां खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। मैंने उस तरफ देखा। खाली जगह थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा भाव नहीं दिखाया। मैंने उस तरफ ऐसे देखा जैसे मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूं। क्या पहना है उसने? स्कूल की यूनिफॉर्म, नीली शर्ट, नेवी ब्लू पैंट, कंधे पर स्कूल बैग। मेरा अंदर कांप गया। तृणा अपने भाई को नहीं, अपनी एक याद को देख रही है, एक ठहरे हुए पल को, जिस पल में उसका भाई जीवित था, प्यार से भरा हुआ था। उसका मन उसी पल में अटक गया है। ये भूत कोई अशरीरी आत्मा नहीं, बल्कि गहरे प्यार की एक बारिश में भीगी परछाई है। ठीक तभी दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजी। राशिद के दरवाजा खोलते ही मैं हैरान रह गया। नताशा, मेरी साधना के मार्ग में दूसरी बाधा। नताशा मुझे देखते ही अंदर चली आई। उसकी आंखों में चिंता और नाराजगी थी। सकाल, तुम यहां? मुझे राशिद का फोन मिलते ही समझ आ गया था कि तुम यहां आओगे। तुम इन सब में खुद को क्यों उलझा रहे हो? मैंने शांत भाव से कहा, मैं कहीं उलझ नहीं रहा नताशा, सिर्फ कहानी सुन रहा हूं। कहानी सुन रहे हो? ये कोई कहानी नहीं है सकाल, ये गंभीर मानसिक समस्या है। तुम्हारे अजीब दर्शन से इसका समाधान नहीं होगा। तुम तो उसे और भ्रमित कर रहे हो। तृणा ने हमारी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो फिर से अपने काल्पनिक भाई की ओर देख रही थी। नताशा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो यहां से, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, डॉक्टर जो करना होगा करेंगे। मैं नताशा की ओर देखकर मुस्कुराया। डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं नताशा, यादों का नहीं। मैं राशिद की ओर मुड़ा। वो बेबसी से मेरी और नताशा की ओर देख रहा था। राशिद, तुम एक काम कर सकते हो? क्या काम? उसने लगभग बेताबी से पूछा। दुकान जाकर एक नीले रंग का छाता और एक किटकैट चॉकलेट खरीद कर लाओ, अभी। राशिद और नताशा दोनों ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो मैं पागल हो गया हूं। छाता, किटकैट, इन सब से क्या होगा? नताशा लगभग चीख पड़ी। सकाल, तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने राशिद की आंखों में देखकर कहा। जो कहा है वही करो, अगर अपनी पत्नी के लिए इतना भरोसा कर सकते हो। राशिद के चेहरे पर गहरा असमंजस था। एक तरफ उसका तर्कवादी मन, तो दूसरी तरफ तिनके का सहारा पकड़कर जीने की कोशिश। कुछ पलों के बाद वो सिर हिलाकर बाहर चला गया। नताशा निराश होकर सोफे पर बैठ गई। तुम्हारा इरादा क्या है सकाल?
क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम सबसे अलग हो? नहीं, मैंने शांति से कहा। हाँ, मैं तो बस टूटे आईने में परछाई को फिर से ठीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ देर बाद राशिद लौट आया। उसके हाथ में एक नया नीला छाता और एक किटकैट थी। मैंने उसके हाथ से दोनों चीजें ले लीं। फिर ट्रिना के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। मैंने उसके हाथ में किटकैट दी। फिर छाता खोलकर उसके सर के ऊपर तान दिया, ठीक वैसे ही जैसे शायद शिहाब ने एक दिन ताना था। त्रिना, मैंने बहुत नर्म स्वर में कहा, कुछ यादों को संभाल कर रखना होता है, उन्हें पकड़कर जिया नहीं जाता। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बारिश से बचाने के लिए छाता पकड़ा था, बारिश में कैद रखने के लिए नहीं। त्रिना का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मैंने बालकनी के उस खाली कोने की ओर इशारा किया कि वो वहां नहीं है। वो बारिश के उस पार इंतजार कर रहा है, जहां कोई गीली यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ गुनगुनी धूप है। उसे शांति से रहने दो। त्रिना फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत दिनों बाद, शायद पहली बार वो मन खोलकर रो रही थी। राशिद दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं और नहीं रुका। नताशा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मैं चुपचाप फ्लैट से बाहर निकल आया। मेरा काम खत्म हो गया था। सड़क पर उतरने के बाद बारिश लगभग थम गई थी। भीगी हवा बह रही थी। नताशा मेरे साथ चलते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, वो ठीक हो जाएगी? पता नहीं, लेकिन आज रात शायद वो शांति से सोएगी। रोने के बाद नींद अच्छी आती है। पिताजी कहते थे, इंसान को उसके अपने सच के सामने खड़ा कर देना होता है सकाल, समाधान वो खुद ही ढूंढ लेता है। त्रिना का सच था अपने भाई के लिए जमा हुआ प्यार और अपराध बोध। उसने खुद को उस याद में कैद कर लिया था। मैंने सिर्फ उस कैद का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया है, बाकी उसे ही करना होगा। मैं फिर से अपने रास्ते पर चलने लगा। मेरी कोई मंजिल नहीं है। नताशा कुछ देर मेरे साथ चली और फिर एक रिक्शा लेकर चली गई। जाने से पहले सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना महापुरुष। मैं मुस्कुराया। बारिश में भीगी ढाका की सड़कों पर तब गोधुली की रोशनी उतर रही थी। गीली मिट्टी से एक सौंधी गंध आ रही थी। ये गंध मुझे बहुत प्रिय है। बारिश सब कुछ धो ले जाती है, लेकिन कुछ परछाइयां शायद कभी नहीं धुलती। बस उनकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है।